हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मेरे ही मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज। पूरे इंडिया में इस वक्त शादी का माहौल चल रहा है एंड आई एम श्योर आपने भी अब तक 4 से 5 शादियां अटेंड की होंगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के डेटा के मुताबिक 2024 के सिर्फ नवंबर और दिसंबर में 48 लाख शादियां होने वाली हैं और इसका अंदाजा आपको न्यूज फीड, स्टेटस और स्टोरीज से पता चल रहा होगा। यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये 48 लाख शादियां पूरे 6 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट करेंगी। अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक इंडिया में करीब 80 लाख शादियां हुई और इन सब ने टोटल मिलकर 10.5 लाख करोड़ का बिजनेस किया था। हर साल देखा जाए तो इंडिया में वेडिंग इंडस्ट्री 7 से 8% की रेट से बढ़ी रही है, लेकिन इस बढ़ते नंबर के पीछे एक और चीज बढ़ रही है और वो है डाउरी डेथ केस, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। डाउरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा एक तरीका है जिसमें दुल्हन की फैमिली दूल्हे और उनके फैमिली को गुड्स और कैश देते हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो कितना सामान दे सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ही उनकी बहन बेटियों का घर और फ्यूचर डिसाइड होगा। इस दहेज के चक्कर में ब्राइड के फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन काफी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने दूसरी पार्टी की मांगों को पूरा नहीं किया तो उसकी सजा उनकी बहन बेटियों को भोगना पड़ेगा। इंडिया में समय के साथ सती प्रथा से लेकर चाइल्ड मैरिज तक सारी प्रैक्टिसेस पर बैन लगाया गया, लेकिन दहेज पर बैन लगाने के बावजूद आज भी 90% शादियों में ये काम किया जाता है और कई लोग शादी करते ही इसीलिए हैं ताकि उन्हें दहेज मिल सके। लेकिन सवाल यह है कि ये दहेज प्रथा भारत में आई कैसे। माइकल विट्जेल क्लेम करते हैं कि वैदिक पीरियड में इंडिया में ये डाउरी प्रैक्टिस नहीं हुआ करती थी, पर स्त्री धन जरूर था जिसे लड़की की फैमिली कन्यादान के वक्त अपनी मर्जी से दिया करते थे, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़की का ही हक रहता था, जबकि दहेज में लड़के की साइड से डिमांड किया जाता है कि उन्हें क्या चाहिए। 3rd सेंचुरी में आर्यन ने भी अपने बुक में शादी के प्रोसेस के बारे में बताया, लेकिन दहेज के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया। 2017 में भारत आए एक मुस्लिम पर्शियन स्कॉलर अल बरूनी ने काफी सारे भारतीय पुराणों को अरेबिक में ट्रांसलेट किया था और उस वक्त उन्होंने क्लेम किया था कि 11th सेंचुरी में बेटियों को उनके पिता के जायदाद पर लीगल अधिकार था, जिस वजह से शादी के बाद वो जायदाद का 1/4 हिस्सा अपने साथ लेकर जाती थी, जो उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होने में हेल्प करता था। लेकिन फिर एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की, जिन्होंने वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स वाले अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिस वजह से शादी के बाद वुमेन की प्रॉपर्टी पर हस्बैंड का अधिकार होता था और यहीं से लड़के और उनकी फैमिली शादी को एज अ सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेल्थ की नजर से देखने लगे। ब्रिटिशर्स के नए लॉ को इम्प्लीमेंट करने के बाद मैरिज एक बिजनेस डील में बदल गई और अब लड़के की फैमिली को अपनी डिमांड रखने की पूरी छूट होती थी, जिस वजह से फैमिली में फीमेल चाइल्ड का होना एक बर्डन हो गया था। वहीं मेल चाइल्ड को एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की तौर पर देखा जाने लगा। बढ़ते समय के साथ ब्रिटिशर्स तो भारत से चले गए, लेकिन उनका डाउरी का कॉन्सेप्ट भारत में एक बीमारी बन चुका था, जिसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया। लेकिन उसके बावजूद रिसर्चर्स की स्टडी के मुताबिक 95% शादियों में डाउरी पे किया गया था, साथ ही डाउरी डेथ केस भी बढ़े थे। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 13,479 डाउरी केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से 6,450 डेथ केस थे। कुछ समय पहले की केसेस को देखें तो 2017 में महाराजगंज के एक लेडी ने अपने 23 साल की बहू को डाउरी डिमांड्स पूरी ना होने की वजह से जलाकर मार डाला। हैदराबाद में भी एक 31 साल की लेडी ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके हस्बैंड एडिशनल डाउरी के लिए उसे रोज परेशान करते थे। MN श्रीनिवास ने थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन को समझाते हुए कहा कि लोअर और मिडिल क्लास रिच लोग को देखकर देखा देखी में दहेज देते हैं, ताकि इस जरिए वो भी रिच कम्युनिटी का हिस्सा बन सके। वहीं रिच लोग अपने स्टेटस को भी दिखाने के लिए डाउरी देते हैं और इसीलिए ये थ्योरी डाउरी जैसे बीमारी के फैलने का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आज कोई भी मेल अपने एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और जॉब को दिखाकर डाउरी के अमाउंट को तय कर सकता है। इसीलिए अगर किसी को ये लगता है कि एजुकेशन से डाउरी खत्म हो सकती है तो वो गलत है। UPSC एस्पिरेंट भी एग्जाम के वक्त डाउरी के अगेंस्ट ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब उनके शादी का वक्त आता है तो वो भी मोटा दहेज लेते हैं और डाउरी की वजह से ही इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का कंज्यूमर है। सोसाइटी में दहेज को लेकर एक अलग ही परसेप्शन बना दिया गया है और अगर बाय चांस किसी लड़के ने दहेज ना भी लिया हो तो लोगों को लगने लगता है कि लड़के में ही कुछ प्रॉब्लम होगी। खैर, दहेज के लिए तो सरकार ने सेक्शन 498 जैसे लॉज बनाए हैं, लेकिन उन लड़कों का क्या जिन्हें 498 का गलत इस्तेमाल करते हुए फंसाया जाता है।
हाल ही में हुए अतुल सुभाष के केस ने मर्दों पर किए जाने वाले टॉर्चर के बारे में खुलकर बताया है और अतुल ने अपने 24 पेज के डेथ नोट से ये बात सबके सामने रखी है कि कैसे मर्दों के लिए सिस्टम में कोई लॉ ना होने की वजह से कैसे उन्हें झूठा आरोप में फंसाया जा सकता है। अतुल सुभाष बेंगलोर में एज एन AI इंजीनियर काम करते थे और 2019 में उन्होंने निकिता सिंघानिया से शादी की थी, जिससे उनका एक बेटा भी था। सुसाइड के पहले अतुल ने जो वीडियो बनाया उसमें उनका कहना था कि शादी के बाद उन्होंने अपने ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति से कई बार मदद की थी और बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन जब ससुराल वालों की डिमांड बढ़ती गई तब अतुल ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी वाइफ बच्चे को लेकर अलग रहने लगी और जब अतुल ने डाइवोर्स की मांग की तो उनकी वाइफ ने अतुल के ऊपर 9 अलग अलग तरह के केस कर दिए, जिसमें मर्डर की धमकी, अननेचुरल सेक्स और डाउरी जैसी चीजें शामिल थी। केस में उनकी पत्नी ने अपने बच्चे के लिए 40,000 रुपए और एलुमनी के तौर पर 1 करोड़ की मांग की थी, लेकिन फिर उन्होंने 1 करोड़ की एलुमनी को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया। अतुल की वाइफ निकिता ने उन्हें इस कदर फंसा दिया था कि 2 साल तक वो कोर्ट के चक्कर काटते रह गए और परेशान होकर उन्होंने आखिरकार सुसाइड कर लिया। डेथ नोट में उन्होंने जुडिशरी सिस्टम के बारे में कंप्लेन करते हुए ये तक कह दिया कि उनकी अस्थियों को तब तक ना बहाया जाए जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, और अगर उन्हें इंसाफ ना मिल पाए तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी नाले में बहा दिया जाए। आज अगर किसी महिला के साथ गलत होता है तो 10 लोग उसकी मदद के लिए खड़े रहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन अगर यही चीज एक मर्द के साथ हो जाए तो लोग उसका मजाक बना देते हैं। 2015 में भी जसलीन कौर हैरेसमेंट कंट्रोवर्सी में भी सरबजीत सिंह को दिल्ली का दरिंदा बताते हुए सेक्शन 354 के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस बताकर अरेस्ट किया गया था, लेकिन उन्हें भी खुद को बेगुनाह साबित करने में 4 साल लग गए। इस दौरान उनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई, उनकी जॉब चली गई और उनके फैमिली को भी सोसाइटल प्रेशर झेलना पड़ा था। लेकिन जब सरबजीत सिंह ने जसलीन के ऊपर फॉल्स एक्यूजिशन के केस में इंक्वायरी करने की बात की तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके इस डिमांड को खारिज कर दिया। पर कोर्ट को ये समझना चाहिए कि क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता। मोहाली के अक्षय धवन की वाइफ ने भी उन्हें 498 की धमकी देते हुए 25 लाख रुपयों की मांग की। अक्षय और अतुल जैसे ना जाने कितने सारे लोग होंगे जिन्हें लॉस का मिसयूज करके फंसाया जाता है। इंडिया में बढ़ते डाउरी डेथ केस के लिए 498 जैसे लॉस काफी जरूरी हैं, लेकिन उसी के साथ मर्दों के लिए भी कुछ लॉस होने चाहिए ताकि उन्हें झूठा केस से बचाया जा सके। खैर, सरकार तो जब लॉ बनाएगी तब बनाएगी, लेकिन फिलहाल हम पर कोई फेक केस करता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, फॉल्स डाउरी केस से बचने के लिए कपल शादी के वक्त एक लीगल एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं जिसे क्वासी प्रीमियम कहा जाता है, और उस एग्रीमेंट में सारी चीजें मेंशन रहेगी, जैसे दोनों पार्टीज ने कितना खर्च किया, दहेज दिया गया या नहीं, और शादी में दी गई ज्वेलरीज के बिल भी शामिल होंगे, और इन सब से फ्यूचर में होने वाली केसेस से बचा जा सकता है। इसी के साथ मेल्स के लिए डायरेक्ट तो कोई लॉ नहीं है, लेकिन वो डिफेमेशन और फॉल्स एविडेंस के लॉस को यूज करके खुद को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो का एंड। आपका इस पर क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।